नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, फोर्थ ग्रेड पटवार वीडियो रीड फर्स्ट ग्रेड जीके राजस्थान पुलिस और भी राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए जो जीके पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है वो चल रही है। और आज के सीरीज में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत से एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं एंड आई थिंक आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट होंगे ये क्वेश्चंस। तो आप अच्छी तरीके से इन्हें आप समझिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के लिए सॉल्यूशन सजेशन भी दीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश यानी कौन कौन से स्टेट हैं वो मिलकर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है वो चला रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। देखिए ये आपका जो राजस्थान है ना, तो भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है पंजाब, यहाँ पर आता है हरियाणा। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये तीनों मिलकर के भाखड़ा नागल परियोजना है, इन तीनों स्टेट की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है? चार बेंत, देखिए आप है ना इस क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हो। कोटा, दौसा, टोंक, जैसलमेर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। अगर आपके याद नहीं रहते ऐसे याद रख लीजिए नॉर्मल तरीके से कि मेरे को किसी काम के लिए टोक मत, वरना पिछवाड़े पे चार बेंत पड़ेगी। तो आपको चार बेंत से डायरेक्ट टोंक याद रह जाएगा, यानी टोको मत मुझे, वरना पिछवाड़े पे चार बेंत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो चार बेंत लोक नाटक है ये आपका टोंक का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जीवाश्म के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर पूछा है जीवाश्म यानी फोसिल, और फोसिल के प्रमाण भी आपको कहाँ मिले? जैसलमेर में मिले थे। तो फोसिल्स के कंजर्वेशन के लिए जो प्रसिद्ध है वो राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी कौन सा राज्य है जो राजस्थान से सीमा साझा नहीं करता? देखिए आपके सामने मैं एक मैप बनाऊं कि ये है राजस्थान, ठीक है। इस राजस्थान के यहाँ पर आता है पंजाब, यहाँ पर आता है हरियाणा, यहाँ पर यूपी, यहाँ पर है वो एमपी और यहाँ पर है गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये पांच स्टेट तो आते। यहाँ पर देखिए पंजाब मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो महाराष्ट्र है वो राजस्थान से कनेक्ट नहीं होता, अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जिसे आपका क्या बोला जाता है? सेज, इसे बोला जाता है सेज। तो किसके लिए? रत्न और आभूषणों के लिए। बोरानाड़ा जोधपुर, सीतापुरा जोधपुर, भीलवाड़ा अलवर, देबारी उदयपुर। देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि रत्न है आभूषणों के लिए जो सेज स्थापित किया गया ना वो है जयपुर में। जयपुर यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट है। लेकिन आप ध्यान रखना कि रत्न और आभूषणों के जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जो सेज है ना वो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
निम्नलिखित में से राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? गुर्जर बकरवाल, गद्दी गडरिये, रायका, धनगर। राजस्थान का पशुचारण समुदाय, पशु को चराने वाला समुदाय रायका कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल नहीं है? बाकी तो देशज है, एक है वो विदेशी है, उसको आपको चूज करना है। जर्सी, लाल सिंधी, थारपारकर और साहिवाल। देखिए साहिवाल है ना, वो आपकी देशज है, लाल सिंधी देशज है, थारपारकर देशज है, और जो देशज नहीं यानी विदेशज है वो है जर्सी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी गडरिये जिन्हें शेफर्ड कहा जाता है का संबंध है उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। गद्दी गडरिये शेफर्ड का मूलतः संबंध कौन से स्टेट से है? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है इनसे, यहाँ से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। बुग्याल क्या है? बुग्याल पूछा आपको कि बुग्याल क्या है। कुमाऊं में शुष्क वन क्षेत्र, कश्मीर में शुष्क वन क्षेत्र, उच्च पर्वतों के विस्तृत शादल क्षेत्र, बर्फ आच्छादित पर्वत शिखर। देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन आया आपके सामने। बुग्याल क्या है? बुग्याल है वो है उच्च पर्वतों के विस्तृत शादल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए जीके में ज़्यादातर चीज़ आपको लर्न करने वाली होती हैं, तो आपको ज़्यादातर आई थिंक अंडरस्टैंड की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ ज़रूरत होगी वो आपको बता दूंगी, जैसे कि मैप वगैरह आता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, वरना तो आपको लर्न करने ही है, मतलब वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारू रायका पशुचारकों का आशय उस रायका समूह से है जो निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। मारू रायका पशुचारकों का आशय उस रायका समूह से है जो कि ऊँटों को पालते हैं या भेड़ों को पालते हैं या बकरियों को पालते हैं, मवेशियों को पालते हैं। मरू रायका पशुचारकों का संबंध है जो ऊँटों को पालते हैं उनसे। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पूछा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको सत्य कथन है वो बताना है। ये प्रतापगढ़ शहर में है? बिल्कुल नहीं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रतापगढ़ में नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कहाँ पर है। बहुत सिंपल है, ये अनेक पक्षियों का वास है। बिल्कुल सही है। यह तेंदुए या लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल नहीं। यहाँ विशेष ऋतु में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? बिल्कुल सही। यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बी और डी ये दोनों करेक्ट है। तो बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर सी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है। देखिए इनको एक साथ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वर्ड को दो अलग अलग भागों में कन्वर्ट कर लीजिए। वनोन्मूलन मतलब वन उन्मूलन, वनों का उन्मूलन हो रहा है, ये हमारे बेनिफिशियल है, हार्मफुल है? ऑफ कोर्स हार्मफुल ही होगा। तो डिफोरेस्टेशन हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? यह मृदा अपरदन बढ़ाता है, यह मृदा अपरदन घटाता है, यह वर्षा में वृद्धि करता है, मृदा की उर्वर शक्ति बढ़ाता है। देखिए उर्वर शक्ति नहीं बढ़ाता, वर्षा में इंक्रीज नहीं होता, मृदा अपरदन घटाता है। नहीं, ये जो मिट्टी का अपरदन है ना वो सोइल इरेजन उसको इंक्रीज कर देता है। भाई वन उन्मूलन यानी वनों को उखाड़ देना, वहाँ से वनों को नष्ट कर देना। अब जब वन नहीं होंगे तो मिट्टी है वो एक दूसरे स्थान पर जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पेड़ ही नहीं है। तो मिट्टी सोइल इरेजन है उसको इंक्रीज ही तो करेगा, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? देखिए, पतंग महोत्सव वैसे तो पूरे राजस्थान में हर जगह मनाया जाता है, एक से बढ़कर एक, लेकिन जिस शहर का प्रसिद्ध है वो है आपका जयपुर। यानी जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। हर जगह मनाया जाता है, लेकिन जो फेमस है वो जयपुर का है, इसलिए बोला जाता है कि शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो यहाँ जहाँ यह गिरे जब यह गिरे थीम के साथ की है। जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहाँ यह गिरे जब यह गिरे थीम के साथ की है। तो निम्न में से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता क्या है? जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों या टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनर्भरण और वाटरशेड विकास। वाटरशेड विकास ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको दी हुई है सूची फर्स्ट, यानी कि एक साइड आपको दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट और दूसरी तरफ उनके दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक। इंस्ट्रूमेंट और कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हुए हैं और आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन से में क्या आएगा। देखिए, एक तारा होता है ना, एक तारा है आपका, एक तारा हो है जो कि यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी, थर्ड करेक्ट हो गया। अलगोजा, अलगोजा क्या है? देखिए, नगाड़ा, नगाड़ा इसको दो मोटी डंडू से बजाया जाता है। रावणत्ता बोफू का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अलगोजा, अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र, यानी MA4। देखिए नीचे, देखिए MA4 कहाँ है? MA4 एक ही जगह है, MA4 एक ही जगह है, MA4 देखिए एक ही जगह आपका। एक तारा बांसुरी जैसा, नहीं 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 नहीं, एम नगर, देखिए नगाड़ा डी में हो गया, इसकी दो मोटी लकड़ी के डंडू से बजाया जाता था। डी में फर्स्ट, MA4 नहीं देखना, सॉरी, MA3 आएगा ना, अभी मैंने बताया था एक तारा, यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी, तो MA3 एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। BMA4 अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र, रावणत्ता बोपू का प्रमुख वाद्य यंत्र, नगाड़ा इसके दो मोटी डंडू से, इसके दो मोटी लकड़ी के डंडू से बजाया जाता है इसको, नगाड़ा को। तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही MA3, BMA4, CMA2, DMA1, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में शुरू किया था और इसका निर्माण कार्य जारी रहा। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। देखिए, भरतपुर आपके राजस्थान में कहाँ पड़ता है? भरतपुर अलवर इधर और भरतपुर इधर है, तो अलवर इधर, भरतपुर इधर है। तो भरतपुर में जो निर्माण करवाया था ना गंगा मंदिर, गंगा मंदिर कहाँ है? देखिए भरतपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। कब स्टार्ट किया था? 1845 में स्टार्ट किया था। और कितने साल तक जारी रहा? 90 वर्ष तक। देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन हो गए कि गंगा मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर। भरतपुर का गंगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा बलवंत सिंह ने। कब करवाया? कब स्टार्ट किया? 1845 ईस्वी तक। कितने वर्षों तक जारी रहा? 90 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष द्वारा किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? लहरिया, देखिए लहरिया तो सावन में पहनते हैं, मदिल, अंटी वाली और मोथड़ा। तो जो विवाह के अवसर पर पहनते हैं ना वो है मोथड़ा। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? देखिए, भूमध्य सागरीय चक्रवात से वर्षा बोलते हैं। और शीत ऋतु में फूलों की बौछार, काल वैसाख, आम्र वर्षा और मावट। ये क्वेश्चन है ना बहुत, या तो आपको पूछा जाता है, देखिए कि शीत ऋतु में, इस क्वेश्चन को 2-3-4 टाइप से पूछा जाता है। एक तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से
से होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। मावठ क्या है? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। या मावठ क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ। तो इस क्वेश्चन को 4-5 तरीकों से आपसे पूछा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ आए तब भी आपको मावठ ध्यान रखना है। भूमध्य सागरीय चक्रवात आए मावठ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए बहुत सारे खारे पानी की है, डिडवाना, पचभद्रा, सांबर, लूणकरणसर। देखिए डिडवाना कहाँ है? नागौर। लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में। आपकी सांबर झील, सांबर जयपुर में है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? वैदिक और पुराण काल से संबंधित आप पूछा है। सरस्वती, माही, बाणगंगा, उलूनी। जैसा कि मुझे लगता है कि नाम लेते ही आपको ध्यान में आ गया होगा, सरस्वती नदी का संबंध है ना, वो आपके वैदिक और पुरानिक पीरियड से उसका संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। देखिए उत्तर भारत में रबी की फसल गेहूं। देखिए रबी और खरीफ की फसल, दो फसल होती है, एक तो होती है रबी और दूसरी होती है खरीफ। खरीफ की फसल, तो जो रबी की फसल होती है ना, वो ये देख ले र और बै, रबी 2 अक्षर का वर्ड है, तो 2 अक्षर के वर्ड में क्या आ गया? गेहूं आ गया। अब गेहूं के साथ में जो फसलों को बोया जाता है वो रबी की में कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी जो गेहूं के विपरीत मौसम में खरीफ में जिन फसलों को बोया जाता है वो खरीफ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो गेहूं के साथ में किसको बोया जाता है? सरसों भी रबी की आ गई, चना भी रबी की आ गई। जो रबी की फसल नहीं है यानी मक्का नहीं है, मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था। देखिए जयपुर मेट्रो बहुत टाइम पहले चली थी, आई थिंक 2008-9 की बात है या 9-10 उस टाइम की बात है जब मेट्रो चली थी। तो उस जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, और अभी तक 2025 तक के क्वेश्चन आते पूछे जा रहे हैं। तो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का फर्स्ट चरण था ना, चरण फर्स्ट ए, ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपके मानसरोवर से चांदपोल तक, मानसरोवर से चांदपोल तक, मानसरोवर टू चांदपोल। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके तहत आपका क्या समाप्त कर दिया गया था? जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त है वो कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन का जो एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था? 104वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। मिथुन चक्रवर्ती। कहीं नहीं देखना, ना अमिताभ बच्चन, ना रजनीकांत, ना रेखा, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब। देखिए ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो इंडस्ट्री लेवल में दिया जा रहा है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया वो मिथुन चक्रवर्ती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? दूसरा अधिकतम, पहला कौन सा है? पहला आपको पता होगा जयपुर है। अगर आपको पता है कि पहला अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, तो यहाँ पर दूसरा पूछा तो दूसरा जयपुर तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर और अलवर 3 ऑप्शन रहे आपके सामने। तो सेकंड तो जनसंख्या वाला वन है ना, वो जयपुर के बाद में है जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? राजस्थान की विश्व मानचित्र, देखिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये है विश्व का मानचित्र, ठीक है। इसमें ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें ये पूछा है कि राजस्थान का ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। और यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ से गुजरती है मकर रेखा, ठीक है। तो राजस्थान के विश्व मानचित्र पर स्थिति पूछिए, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि क्या राजस्थान ये जो भूमध्य रेखा है, यानी कि ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, इस रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में नो, राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। देखिए ये कर्क रेखा ना, ये जो राजस्थान है इस राजस्थान के दक्षिणी भाग से यानी यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। नो, कर्क रेखा जो ये मैं आपको साइड में दिखा दूं, ये जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान के यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य भाग से नहीं गुजरती, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है। वो मध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। नो, राजस्थान तो भाई यहाँ रह गया, राजस्थान के दक्षिण भाग में कर्क रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा तो यहाँ से बीच से गुजरती है पूरे ग्लोब पे। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया? राजसमंद, धौलपुर, डूंगरपुर और नागौर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात? राजसमंद, धौलपुर, डूंगरपुर और नागौर। सबसे कम लिंग अनुपात है ना वो पाया जाता है धौलपुर में। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या तो जयपुर में और दूसरा नंबर का अपन ने यही पढ़ा था जोधपुर में। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ना तो वो पाया जाता है जैसलमेर। जैसलमेर कौन सी साइड में पाया जाता है? ये राजस्थान है। राजस्थान का ये जो एरिया है ना ये जैसलमेर का एरिया और यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर ही है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? देखिए भाई सबसे अधिक जनसंख्या तो जयपुर में है, लेकिन जनघनत्व का क्या मतलब हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अब देखिए जैसलमेर है वो बहुत बड़ा स्टेट है, मतलब क्षेत्रफल की स्टेट नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट है एरिया की दृष्टि से। वहाँ पे लोग कम है तो वहाँ पे जनघनत्व वो सबसे कम होगा। अब जो जयपुर है ना, जयपुर मान लीजिए इतना है लेकिन यहाँ पे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और जैसलमेर है मान लीजिए ये इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पे इतने से एरिया में इतने से लोग रह रहे हैं, तो इसका जनघनत्व ज़्यादा हो जाएगा और इसका जनघनत्व कम हो जाएगा। तो किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? जयपुर में। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनघनत्व, तो सबसे कम जनघनत्व हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मूगती के लेखक हैं। भाई मूगती बहुत फेमस रही है। सारा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मूगती के लेखक कौन है? तो खालिद हुसैन, अर्जुन चावला, मिठेश निर्मोही, चंद्रभान ख्याल। ये मूगती है ना ये राजस्थानी कविता है और इस मूगती के जो लेखक है मिठेश निर्मोही। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिठेश निर्मोही को मिला है राजस्थानी कविता मूगती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से और 2021 में राष्ट्रपति ने सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत मरने के बाद में सम्मानित किया रामावतार गोदारा। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत के 12वें राष्ट्रपति
राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और श्री प्रणब मुखर्जी। मुझे ये दो बताइए कि यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू है वो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या फिर क्या है? आप मुझे ये बताइए। और अगर राष्ट्रपति है तो वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति है ना, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? सागरमल गोपा का जो संबंध रहा है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत फेमस नाम है सागरमल गोपा का, जिनका संबंध आई थिंक राजस्थान के भी जैसलमेर इलाके से है, तो राजस्थान है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो सबसे पहले जो राजस्थान का ये वाला, यानी कि पहले राजस्थान नहीं बना था, राजस्थान बनने से पूर्व की बात हो रही है, यानी जो टुकड़े थे उनको एक करके राजस्थान बनाया जा रहा था। तो ये वाला है ना मत्स्य, इसे बोला जाता था मत्स्य एरिया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन राज्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो पहले चरण में किन राज्यों को शामिल किया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और भरतपुर। देखिए, भरतपुर का जिक्र पहले भी हुआ है, शायद इसी सीरीज में हुआ है। तो ये जो भरतपुर है ना, ये भरतपुर बसाया गया था महाराजा सूरजमल ने। अब मुझे ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन में भरतपुर का जिक्र हुआ था? भरतपुर में गंगा मंदिर है ना, उसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया था और 1845 में इसमें स्टार्ट किया था, 90 वर्षों तक वो चला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? अमर सिंह राठौड़, महाराजा गद सिंह, राणा सांगा, विजय सिंह राठौड़। देखिए, बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान की बात आ गई, आत्मसम्मान की यहाँ बात आ गई, अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? शैक्षणिक कॉलेज की बात हो रही है, कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री कौशल निर्माण योजना। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल हो गए। इस अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME, PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म यानी माइक्रो खाद्य फूड प्रोसेसिंग प्रसंस्करण उद्यम योजना इंटरप्रेन्योरशिप को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी को किसको नामित किया? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने के लिए जिस नोडल एजेंसी को नामित किया है, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान स्टेट प्रशासन मार्केटिंग बोर्ड, राजस्थान स्टेट अप्लाइड मार्केटिंग बोर्ड, राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग बोर्ड। देखिए, यहाँ पे फूड नाम देखकर फूड पे आप मत चले जाना। जो नोडल एजेंसी है इस योजना को नामित करने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए जिस नोडल एजेंसी को नामित किया है वो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। देखिए, अरावली पर्वत को अड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राजस्थान,
और इस राजस्थान में ये है अरावली पर्वत। तो ये अरावली पर्वत को आड़ावाल आड़ावाल की कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया को, ये एरिया को और इस एरिया को अलग करता है। अब आड़ावाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो विक्षोभ आते हैं उनसे जब बारिश होती है तो इधर नहीं जाती, यानी इधर रोक लेती है, यानी आड़ आ जाता है उसमें, तो अरावली को आड़ावाल पर्वत कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। नहीं, देखिए ये जो अरावली है ना, मैंने ये राजस्थान का मैप बनाया, ये जो अरावली है, इस अरावली की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ये अरावली का ये जो है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की ऊंचाई है ना वो ज़्यादा होती है, और उत्तर पूर्व की ओर अरावली की ऊंचाई कम होती है। तो इसमें तो पूरा ही उल्टा दे दिया, ये गलत हो गया। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बिल्कुल सही है, जिसके 1722 दी हुई है, 1722 मीटर, या कई बार 1727 मीटर भी आंसर दिया हुआ होता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है और गुरु शिखर है। तो ACOD करेक्ट हो जाएगा, ACOD। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार के नहीं सॉरी, राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिणी, और कौन से भाग में? उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिणी और पूर्वी तट और उत्तर पश्चिमी। तो ये जो है ना, ये जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान के, ये जो राजस्थान है ना, ये भारत का, ये जो भारत है ना, इस भारत के ग्लोब में मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉरी ग्लोब से ढंग से बना नहीं, ये जो इंडिया का नक्शा है, इंडिया का नक्शा है ना, ये जो इंडिया का नक्शा है ना, इस इंडिया के नक्शे में राजस्थान यहाँ है, यानी कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिमी एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न। तो उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शब्द छः कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? शब्द छः कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाती और भीली। तो ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आदिवासी समाज की यहाँ पर बात हो रही है। तो आदिवासी एरिया राजस्थान में, ये वाला एरिया वो आदिवासी, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, श्री महावीर जी नहीं, केला देवी करौली, पेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ये वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर का एरिया आदिवासी एरिया। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? भावगढ़ बंध्या गांव की बात हो रही है, जयपुर के निकट। शीतला माता मेला बिल्कुल जयपुर में लगता है, लेकिन भावगढ़ बंध्या गांव में नहीं लगता। करणी माता तो बीकानेर में लगता है, जयपुर में लगता नहीं। कपिल मुनि बीकानेर, तो श्री खलकाणी, ये दो तो होंगे ही नहीं ना। और शीतला माता जयपुर में तो लगता है, लेकिन भावगढ़ में नहीं लगता। बंध्या गांव में जो मेला लगा जाता है, श्री खलकाणी माता गदर्भ मेला, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? ग्राम स्वराज अभियान, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका गांव सबका विकास, सबका साथ सबका गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश। ग्राम स्वराज जो अभियान है ना वो चलाया गया, सबका साथ सबका गांव सबका विकास। देखिए सबका साथ सबका विकास बहुत पुरानी पॉलिसी है, सबको लन होगी, लेकिन जो ग्राम स्वराज अभियान है वो चलाया गया, सबका साथ सबका गांव सबका विकास। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भारत की अध्यक्षता में हुई थी G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी? मुंबई, जयपुर, सूरत, उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर, राइट आंसर हो जाएगा प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश।
भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। युद्ध अभ्यास 2024 कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की ध्वनि और राग उत्पन्न करता है। एक तारा, खड़ताल, पुंगी, रावणहत्ता। रावणहत्ता तो देखिए भोपू का प्रमुख वाद्य यंत्र है रावणहत्ता। क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र एक तारा। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले? कोमल कोठारी, स्वामी केशवानंद, आचार्य तुलसी और कृपाल सिंह। देखिए मेरे ये क्वेश्चन ऐसा याद रहा कि हमारे जहाँ पे मेरा गांव है उसके निकट स्वामी केशवानंद स्कूल है ना, वो बहुत फेमस है, तो उस हिसाब से मैंने कोरिलेट करके इसे याद किया था। स्वामी केशवानंद जी थे, उन्होंने 1944 से 1956 के बीच में 300 स्कूल खोले थे बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में। स्वामी केशवानंद, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य, पहली बात तो इसकी हो रही है, फर्स्ट की बात हो रही है, फिर गद्य लेखक की बात हो रही है। तीन बातें हुई, राजस्थानी साहित्य, फिर फर्स्ट, फिर गद्य लेखक। विजयदान देता, विजय सिंह फत्तिक, मेघराज मुकुट, शिवचंद्र भारती। शिवचंद्र भारती आपने सोचा भी नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है? जो व्यक्ति की कोई राजवंश है या फिर व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, उस काव्य कृति को क्या बोलते हैं? रासो, विगत, प्रकाश, रूपक। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीनों तक बहती है? साबरमती। साबरमती नदी को क्या पढ़ा था अभी, एक क्वेश्चन आया था ना आपके। साबरमती नदी को वैदिक पुराण या जो वैदिक काल है ना, या जो पहले का पीरियड है उसकी नदी माना जाता है। चंबल नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी। देखिए जो ये राजस्थान है ना, इस राजस्थान में इस एरिया से जो चंबल नदी बहती है, इस नदी को 12 मासी नदी भी कहते हैं, या चंबल नदी को 12 महीनों तक ये जो बहती है, राजस्थान की एकमात्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। वृक्ष, लकड़ी, घास और वृक्ष, लकड़ी, घास की उपयोगिता। देखिए सागवान वृक्ष, सालर वृक्ष, धोक वृक्ष, सेवन और धामन। सबको पता है ना सेवन और धामन क्या है, ये घास है एक तरह की जो कि पशुओं के चरने के काम आती है। तो डी में सेकंड और डी में सेकंड भाई साहब एक ही जगह है। अगर आपको नहीं आता है, एक आ रहा है, तो उससे आप मिलान कर लीजिए। अब देखिए सागवान वृक्ष, सागवान का जो वृक्ष होता है ना, उससे कृषि के औजार बनाए जाते हैं। फिर सालर वृक्ष, सालर वृक्ष से डिब्बों की पैकिंग की जाती है, पैकेजिंग के डिब्बे बनाना। फिर धोक, इससे जलाकर कोयला बनाया जाता है। और सेवन, पशु चारा। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त खतन चुने। देखिए ये राजस्थान है, ये राजस्थान का पश्चिमी एरिया है। इस पश्चिमी एरिया में तालाब का छोटा रूप कौन सा होता है? बेरी, नाड़ी, खड़ीन, झील। खड़ीन है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, झील है वो तालाब का छोटा रूप नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। रावी व्यास का अतिरिक्त जल, बिशरपुर बांध परियोजना, पांजना बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना, सिद्धमुख बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, सिद्धमुख बांध परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत जो रावी व्यास का एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो राजस्थान में सिंचाई के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पैरालंपिक खेलों में 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि क्या है? देखिए पैरालंपिक खेल पूछे हैं 2024
दोनों खेल चाहे ग्रीष्म हो चाहे शीतकालीन हो, उसमें अगर कोई सिल्वर मेडल जीत रहा है तो उसके लिए पुरस्कार राशि है 50 लाख। अगर कोई गोल्ड मेडल जीत रहा है तो उसके लिए कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे। 1 करोड़ है या 4 करोड़, आप बताना। मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ, या तो 1 करोड़ या 4 करोड़, दो ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से एक आंसर होगा, आप बताना। और जो सिल्वर पदक जीत रहा है उसके लिए 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, भैरू सिंह सेखा। देखिए, आपको अगर ये पता हो ना कि सचिन पायलट है वो मुख्यमंत्री रहे नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चाहे सितंबर हो चाहे अक्टूबर हो चाहे कोई सी भी डेट हो, आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाए। भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत रह चुके हैं, भजनलाल शर्मा तो एट ए प्रेजेंट टाइम में है ही, सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री रहे ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। 2001 और 2011 के दशक में, मतलब 10 साल में पूछिए, दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो यह आपकी रही है, इधर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुनिए। देखिए, ये राजस्थान का एरिया है, इसमें ये एरिया पूर्वी राजस्थान, ये एरिया पश्चिमी राजस्थान, ये एरिया उत्तरी राजस्थान और ये एरिया दक्षिणी राजस्थान। तो जो सर्वाधिक अधिकतम वर्षा प्राप्त हुई है ना, वो है आपके दक्षिणी राजस्थान, इस एरिया में। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको चुनना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ओलंपिक खेलों के खिलाड़ियों को, राष्ट्रमंडल खेल के खिलाड़ियों को, प्रख्यात प्रशिक्षकों को। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है वो प्रख्यात प्रशिक्षक जो ट्रेनर होते हैं ना, उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया जो खेजड़ली आंदोलन है ना, वो आपका संबंध है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? भाई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें एक तो राजस्थान से होकर गुजरता है, 3 तो राजस्थान से होकर गुजरते हैं, एक राजस्थान से नहीं गुजरता। NH11 गुजरता है, NH44, NH23, ये तीनों गुजरते हैं। जो नहीं गुजरता NH10 है वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके निकनेम आपको लर्न कर लेने हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट के निकनेम से क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे व्हाइट सिटी उदयपुर, ब्लू सिटी जयपुर, जोधपुर, आपकी पिंक सिटी है वो जयपुर है, सिटी ऑफ गॉड्स सिरोही है, देवनागरी उसको बोला जाता है, बूंदी को बोला जाता है। तो ऐसे ऐसे जो है ना, आपको सिटी ऑफ बेल्स है वो झालावाड़ है। तो ऐसे आपको लर्न कर लेने। यहाँ पे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ियों का शहर, ये कहा जाता है आपको बूंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? राजस्थान जनकौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार आधारित जनकौशल विकास कार्यक्रम, राजस्थान जनकौशल स्किल कार्यक्रम, राजस्थान जनकौशल स्किल का रोजगार जनकौशल स्किल कार्यक्रम। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है ना, वो राजस्थान जनकौशल विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए, अलग अलग गवर्नमेंट होती है, वो अलग अलग अपनी योजना का नाम निकालती है। कभी भामाशाह था, कभी आयुष्मान आरोग्य नाम है, कभी चिरंजीवी। तो ये है कि कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो प्रदान करने वाली योजना है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी
श्रमजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में, ये तो शायद सबको पता होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान की जाती है जिनकी खपत यूनिट प्रति माह है। यानी कि एक क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि यानी कितनी यूनिट तक आपकी यूनिट निकलेगी तब आपसे बिल नहीं लिया जाएगा। तो ये इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, 250 यूनिट, यानी 100 यूनिट तक अगर आपके घर में यूनिट निकलती है, बिजली की खपत होती है, तो आपसे बिल नहीं लिया जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वित्त मंत्रालय, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया जाता है? मेजा बांध, मेजा बांध, मेजा बांध, मेजा बांध, कोठारी नदी पर। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया जाता है? तो लूनी नदी, माई नदी, सोम नदी, कोठारी नदी। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बछावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? बछावतों की हवेली बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जयपुर। तो बछावतों की जो हवेली है वो बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? स्मृति ईरानी, सुधा मूर्ति, पीटी उषा और पीवी संधू। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पीटी उषा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आभूषणों से रिलेटेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार किसी भी एग्जाम में। सिर, गर्दन, कान और हाथ, जो हांसली है ना वो पहनी जाती है आपके गर्दन में। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राजस्थान जो चित्रकला है उसका पहला वैज्ञानिक विवरण विजय कुमार, WH ब्राउन, आनंद कैंटिन कुमार स्वामी, राय कृष्णदास। तो पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है राजस्थान चित्रकला का वो किया था आनंद कैंटिन कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित को 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, उनमें से सूफी संत कौन नहीं है वो आपको बताना है। बाबा फरीद तो सूफी संत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी सूफी संत है, दादू दयाल भी सूफी संत है, जो अमीर खुसरो है वो सूफी संत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है किस नाम से जाना जाता है? किसका? संतों का जीवन इतिहास। जमाल, वचनिका, झूलना, पर्ची। पार्ची भी बोलते हैं या इसे पर्ची भी बोला जाता है। कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है संतों का जीवन इतिहास, वो पर्ची के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया, मायरा, बदावा, तोरण। होली पर जो पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं ना वो होते हैं रसिया। बदावा तो गाए जाते हैं जब बेटी या बहू, बेटी को ससुराल पहुंचा जाता है, पियर पहुंचा जाता है तो बदावा गाए जाते हैं। मायरा गाया जाता है जब भात भरने की रस्म होती है ना तब मायरा गाया जाता है। तोरण गाया जाता है जब दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है तो तब तोरण का गीत गाया जाता है, तोरण मारता है तब। तो रसिया है वो पुरुषों द्वारा गाया जाता है होली के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? भाई बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये, लांगुरिया नृत्य। ऑप्शन और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर।
कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, बमरशिया नृत्य, गौरी नृत्य। बैठी हुई मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य तो तेरह ताली नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दिए हुए हैं, तो इनमें से सबसे उपयुक्त कथन है वो आपको चुनने हैं। राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, सीता माता, केवलादेव, रणथंभौर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, सीता माता, केवलादेव, रणथंभौर, दुधवा। तो दुधवा नहीं है, बाकी ये सीता माता, केवलादेव और रणथंभौर ये तीनों है ना, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य राजस्थान के हैं। ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म व धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं? लू, चिन्नुक, नार्वेस्टर, फोन। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म व धूल भरी हवाएं, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और शायद मुझे इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। लू, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए, आपको अगर एक हिंट आपने पकड़ लेना कि पश्चिमी भाग में पाई जाती है, फिर आपसे ज़्यादा उपजाऊ कम उपजाऊ आप उसको मत कंसिडर कीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के इस भाग में जो पूर्वी एरिया है, काली मिट्टी पाई जाती है ये जो हाड़ौती का एरिया ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जो मरुस्थलीय मृदा है ना, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और कम उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है, सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का क्लिफ वृक्ष भी कहा जाता है। मरुस्थल का जो क्लिफ वृक्ष है ना, मरुस्थल का क्लिफ वृक्ष ऑफ डेजर्ट ये कहा जाता है खेजड़ी। बाकी और आपको पढ़ने का कोई वो नहीं है कि ये अत्यंत उपयोगी है या नहीं है, कहाँ पाया जाता है। अगर आपको इतना पता है क्लिफ वृक्ष ऑफ डेजर्ट, बस इसको छोटे छोटे सेंटेंसेज में याद कीजिए। क्लिफ वृक्ष ऑफ डेजर्ट है वो खेजड़ी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खेजड़ी और जिससे आम भाषा में जाटी भी बोला जाता है, कहीं पर इसे सम्मी भी बोला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? जयपुर, पुष्कर, अलवर और बांसवाड़ा। ये जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान का ये जो एरिया है, यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर बहुत फेमस है भाई। ब्रह्मा मंदिर पूरे इंडिया में फेमस है। कहाँ का? पुष्कर। पुष्कर जो अजमेर में है ना, पुष्कर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? भटनेर, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। अगर आपको ये पता है ना कि घग्गर नदी है ना वो कहाँ पर है, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। देखिए, आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ ये तीनों तो जयपुर में है। आपको पूछा घग्गर नदी के तट पर, तो घग्गर नदी का संबंध कहाँ से है आपके? हनुमानगढ़ से। तो भटनेर का किला, यानी भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में, और घग्गर नदी के तट पर बना हुआ है तो भटनेर का किला। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर यह क्वेश्चन सीरीज है वो कंप्लीट होती है, मतलब क्वेश्चन सीरीज तो आगे आती जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। किस किस ने एंड तक ये वीडियो देखा है, कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर कीजिएगा, हार्ट की जो इमोजी है वो जरूर भेजिएगा कि हम लोगों, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, लाइक कर देना। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी दर्शाते हो, लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी पता चले। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।